लोग, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। तो इसके पहले एक वीडियो किया है मैंने इस चैप्टर के वीडियो में। हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस टॉपिक से, जिसका नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन। तो इसके पहले के टॉपिक तक, यानी कि इस पूरे पैराग्राफ को नीचे तक हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। और आइए अब हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक के साथ। तो आइए हम देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पढ़ना है। तो मेरा मतलब है कि कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। लाइक विलास एंड सकल पीपल हैव बीन engaged in various activities. We saw Vilas sold fish and Sakal got a job in a firm. The various activities have been classified into three main sectors, that is primary, secondary and tertiary. तो देखिए, विलास और सकल की कहानी हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। तो उसकी तरह ही जो लोग होते हैं, कोई भी व्यक्ति जो होता है वो किसी न किसी एक्टिविटी में इंगेज होता है। हमने देखा था कि विलास जो है वो फिश बेचता है और सकल जो है वो एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता है। और अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि परफॉर्म की जाती है लोगों द्वारा, उनको तीन मेन सेक्टर्स में क्लासिफाई किया गया है। ये सेक्टर्स हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। तो हम देखते हैं कि इन तीनों सेक्टर में क्या होते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो होता है उसमें एग्रीकल्चर इंक्लूड होता है, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड माइनिंग, ये सभी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। और क्वेरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। तो ये मैन्युफैक्चरिंग और क्वेरिंग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूडेड है। और इसके बाद ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, ये सभी चीज़ें जो हैं इनको टर्शियरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। इन सभी को टर्शियरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। द एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस एक्टिविटीज एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। तो देखिए, ये जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं इन सभी सेक्टर्स द्वारा, ये सभी रिजल्ट, इन सभी का जो रिजल्ट होता है वो किसी न किसी गुड या सर्विसेज के प्रोडक्शन में होता है। यानी ये कुछ ऐसी चीज़ें बनाती हैं जिनसे इनको इनकम हो, या फिर एक तरीके के नेशनल इनकम को ये बढ़ावा देती हैं, ये सभी एक्टिविटीज़। दिस एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये सभी चीज़ें जो ऊपर बताई गई, जैसे कि हमारा हो गया फिशिंग, हो गया एनिमल हस्बेंड्री, हो गया मैन्युफैक्चरिंग, हो गया फिर हमारा कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सभी चीज़ें जो हैं वो क्या है, ये एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के दो पार्ट्स होते हैं, दो हिस्सों में हम उसे बांट सकते हैं। पहला होता है मार्केट एक्टिविटीज़ और दूसरा नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। तो अब हम इन्हें देख लेते हैं। तो देखिए, मार्केट एक्टिविटीज़ वैसे एक्टिविटीज़ होते हैं जिनको कोई भी व्यक्ति परफॉर्म करता है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करता है, ताकि उससे वो पैसे कमा सके या फिर उससे कोई सैलरी मिल सके। फॉर एग्जांपल, आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर आप कोई दुकान खोल कर बैठे हुए हैं तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। अब बात आती है कि नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या होते हैं। तो देखिए, नॉन मार्केट एक्टिविटी जो होते हैं वो वैसे वर्क होते हैं जिनको आप करते हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने घर में अपना एक अचार बनाया है, तो वो आपका नॉन मार्केट एक्टिविटी है, क्योंकि आप उससे प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, आप उसको सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद दिस कैन बी, अब नेक्स्ट पेज में हमें जाना है। दिस कैन बी कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो देखिए, ये सभी चीज़ें हो सकती हैं जिनको आप अपने यूज़ के लिए या फिर अपने ज़रूरत के लिए किसी भी चीज़ को अगर प्रोड्यूस करें तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कहेंगे। यहाँ पर एक्टिविटी दिया हुआ है, आप ये एक्टिविटी पढ़ सकते हैं और चाहे तो घर पर कर भी सकते हैं। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ। Due to historical and cultural reasons, there is a division of labor between men and women in the family. Women generally look after domestic chores and men work in the fields. Sakal's mother, Sheila, cooks food, cleans utensils, washes clothes, cleans the house, and look after her children. Sakal's father, Butta, cultivated the फील्ड, सेल्स द प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। तो देखिए, हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन की वजह से इंडिया में या फिर हम वर्ल्ड में कह सकते हैं कि एक डिवीज़न है लेबर का, कि मर्द यहाँ काम करेंगे और जो औरतें हैं वो घर में काम करेंगी या फिर इस तरह के काम करेंगी।
तो महिलाएं जो होती हैं वो उनको जनरली घर का ख्याल रखने के लिए लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो पिछली कहानी पढ़ी थी दोस्तों की, उसमें शकल की कहानी आपने पढ़ी थी, उसमें उसकी जो माँ थी शीला, वो घर में खाना पकाती थी, बर्तन साफ करती थी, घर को साफ करती थी और अपने बच्चों का ख्याल रखती थी। वहीं उसके जो फादर थे बूटा, वो फील्ड में काम करते थे और उससे प्रोडक्शन करते थे, जो उसको बाजार में मार्केट में बेचकर और उससे पैसे कमाते थे परिवार के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल यही कहानी लगभग हर घर में होती है। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड है उसमें महिलाओं को यह आज़ादी नहीं है कि वो फील्ड में जाकर या कुछ स्पेसिफिक तरीके के काम कर सके। अब धीरे धीरे जब हमारा ज़माना चेंज हो रहा है तो अब हम धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पर महिलाओं को इतनी आज़ादी मिले और महिलाएं अपने इच्छा अनुसार जाकर काम कर सके। शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। Buddha earns money which he spends on rearing his family. Women are not paid for their services delivered in the family. तो देखिए शीला जो है, जो अपने घर का ख्याल रखती है, घर के सारे काम करती है, उसको अपने सर्विसेज के लिए पेमेंट नहीं मिलता है। वहीं जो उसका हस्बैंड है यानी कि जो शकल है उसका फादर बूटा, वो पैसे कमाता है और वो उन पैसे को अपने परिवार चलाने के लिए खर्च करता है। तो बिल्कुल यही कहानी हर जगह है। जो महिलाएं होती हैं वो अगर अपने घर में काम करती हैं, घर का ख्याल रखती हैं, तो उन्हें उनके सर्विसेज के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। Their work is not accounted in the national income, which is sum of total of goods and services produced in a country. तो देखिए जो महिलाएं अपने घर में काम करती हैं उसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता है। उसका रीज़न ये है कि वो कोई क्या कहते हैं इनकम नहीं लेती हैं अपने काम करने के लिए। और नेशनल इनकम आखिर है क्या? तो नेशनल इनकम का मतलब हुआ कि सम ऑफ टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री। तो जितने भी आप गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करेंगे उसका जो जितना भी कीमत होगा उसको हम नेशनल इनकम में जोड़ेंगे। गीता, मदर ऑफ विलास, अर्नड एन इनकम बाय सेलिंग फिश। दस वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट। देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। वही आप दूसरे दोस्त की कहानी आप देख रहे थे जो कि था विलास। विलास की माँ जो थी गीता, वो काम करती थी, मछली बेचती थी और इस वजह से उसे पैसे मिलते थे। तो इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि जब महिलाएं लेबर मार्केट में आती हैं और लेबर मार्केट में काम करना शुरू करती हैं तब उन्हें पैसा मिलना शुरू होता है। और उनकी जो अर्निंग है वो उनके मेल काउंटर पार्ट यानी जो उनके मुकाबले जो मर्द वहाँ काम कर रहे हैं उनके मुकाबले उनकी अर्निंग तय होती है कि उनकी स्किल कितनी है और उनकी एजुकेशन कैसी है। इस बात पर डिफाइन होगी कि उनकी अर्निंग कितनी होगी, एजुकेशन। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। Education helps individual to make better use of the economic opportunities available before him. Education and skill are the major determinants of the earning of any individual in the market. तो देखिए एजुकेशन जो वो हेल्प करता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एक पर्सन को, ताकि वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो भी अवेलेबल है उसके लिए उसका वो ज़्यादा अच्छी तरीके से फ़ायदा उठा सके। एजुकेशन या फिर स्किल दोनों एक साथ हम कह सकते हैं। ये दोनों जो हैं वो बहुत ही बड़े एक तरीके से यही डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का मार्केट में क्या इनकम होगा। अगर किसी व्यक्ति के पास अच्छा एजुकेशन है, उसके पास किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने का स्किल है, तो उसकी सैलरी अनस्किल्ड पर्सन के मुकाबले ज़्यादा होगी, उसे ज़्यादा अर्निंग मिलेगी। A majority of the women have meager education and low skill formation. Women are paid low compared to men. Most women work where job security is not there. Various activities relating to legal production is meager. तो देखिए जो ज़्यादातर महिलाएं होती हैं उनके पास जो एजुकेशन होता है या फिर स्किल होता है वो बहुत ही कम होता है। और महिलाएं जो होती हैं उन्हें मर्द के मुकाबले काफ़ी कम पेमेंट भी मिलता है। और ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं वो वहाँ काम करती हैं जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही कम है या फिर ना के बराबर है। और बहुत तरह के जो एक्टिविटीज़ जो हैं जो आपको लीगल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है वहाँ उस तरीके की सुविधा आपको जनरली महिलाओं को नहीं मिलती है। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम। तो इस तरीके के जो सेक्टर हैं जैसे कि आपका लेबर सेक्टर हो गया या फिर इसी तरीके के और सेक्टर्स, वहाँ पर जो इनकम होती है या फिर एम्प्लॉयमेंट होता है वो बहुत ही इरेगुलर होता है, यानी उन्हें लगातार जॉब नहीं मिलते हैं और उन्हें ये तय नहीं होता कि कब जॉब मिलेगा, कब काम मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। और उनकी जो सैलरी होती है, इनकम होती है, वो भी बहुत ही कम होती है। इन दिस सेक्टर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ
फैसिलिटीज़ लाइक मैटरनिटी लीव, चिल्ड्रन चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स। तो इन सेक्टर में जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए एक महिला को जो कि काम कर रही है वो नहीं मिलते, जैसे कि मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर बच्चों का ख्याल रखने के लिए, या फिर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स में। However, women with high education and skill formation are paid at par with the men। तो इसके अलावा वैसी जगहों पर जहाँ पर जो महिलाएं हैं वो बहुत ही हाई एजुकेशन के साथ है और उनके पास हाई स्किल है, उनको मर्द के बराबर या फिर मर्द से ज़्यादा भी सैलरी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे उनके साथ ऐसा ही किया जाता है। अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट। तो देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं टीचिंग सेक्टर में या फिर मेडिसिन सेक्टर में। सम वुमेन हैव इंटर्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग दोज विच नीड हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज। तो बहुत सारे महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में आ गई हैं और दूसरी सर्विसेज में आ गई हैं जहाँ पर साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज की रिक्वायर्ड हाई लेवल। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने सिस्टर से जाकर पूछे या क्लासमेट से पूछे कि वो कौन सा करियर चुनना चाहेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। The quality of population ultimately decide the growth rate of the country. Illiterate and unhealthy population are liability for the economy. Literate and healthy population are an asset। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो क्वालिटी है पॉपुलेशन का वो डिपेंड करता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी लिटरेसी रेट क्या है, हेल्थ क्या है हमारे पॉपुलेशन के लोगों की, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है और उनका स्किल फॉर्मेशन क्या है लोगों द्वारा किसी भी एक कंट्री में। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वही डिसाइड करता है कि किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो क्या होगा। तो देखिए इलिटरेट और अनहेल्दी जो लोग होते हैं या फिर पॉपुलेशन होता है वो किसी भी देश के लिए एक जिम्मेदारी की तरह होते हैं, लेकिन जो लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन होता है वो एक संपत्ति की तरह होता है किसी भी देश के लिए। वो क्यों? क्योंकि वो किसी भी देश को एक हाई ग्रोथ रेट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो देखिए क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में हम सबसे पहले एजुकेशन की बात करते हैं। Suckle's education in the initial year of his life bore him the fruits in the later year in the terms of goods, job and salary। तो देखिए शकल के एजुकेशन पर जो इनिशियल ईयर्स में खर्चे किए गए थे या फिर उस पर इन्वेस्टमेंट किया गया था वो उसे एक फल के रूप में मिला बाद में, जब उसे अच्छा सैलरी मिलने लगा, अच्छा जॉब मिल गया और उसे काफ़ी अच्छा एक तरीके से ग्रोथ मिला। वी सो एजुकेशन वाज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ शकल। इट ओपन न्यू हॉरिजन फॉर हिम, प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशन एंड डेवलप वैल्यूज ऑफ लाइफ। तो देखिए हमने देखा कि एजुकेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक तरीके के इनपुट था शकल के ग्रोथ के लिए। एजुकेशन उसके लिए एक नया हॉरिजन खोल दिया कि वो एक नए क्षेत्र में जा सकता है, नया काम कर सकता है, उसको नए तरीके के एस्पिरेशंस दिए और उसके वैल्यूज़ को लाइफ में डेवलप किया। नॉट ओनली फॉर शकल, एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स, मैं नेक्स्ट पेज कर देता हूँ। Education contributes toward the growth of the society also. It enhances the national income, cultural richness and increase the efficiency of governance। तो देखिए ऐसा नहीं है कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ शकल के लिए काम करेगा या फिर आपके लिए काम करेगा या फिर मेरे लिए काम करेगा। अगर आप अच्छा एजुकेशन लेते हैं तो एजुकेशन जो है आपका एजुकेशन सोसाइटी को भी डेवलप करने में मदद करेगा और नेशनल इनकम को भी बढ़ाने में मदद करेगा और इसके साथ साथ कल्चरल रिचनेस आएगी और हमारा जो गवर्नेंस है उसका जो इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। देयर इज अ प्रोविजन मेड, इसे आगे कर देता हूँ आगे। प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग universal access, retention and quality in elementary education with special emphasis on girls. There is also an establishment of setting of schools like नवोदय विद्यालय in each district। तो देखिए एक तरीके का प्रोविज़न बनाया गया है ताकि यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके और क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो अच्छा किया जा सके और जिसमें कि स्पेशल एम्फेसिस किया जा रहा है गर्ल्स के ऊपर। और इसके अलावा देयर इज़ ऑल्सो एस्टेब्लिश, तो देखिए इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के नवोदय विद्यालय स्थापित किया गया है ताकि एक तरीके का अच्छा एजुकेशन हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड किया जा सके। वोकेशनल
vocational streams have been developed to equip large number of high school students into occupation related to knowledge and स्किल्स। तो देखिए वोकेशनल स्ट्रीम्स भी खोले गए हैं, वोकेशनल एजुकेशन की भी शुरुआत की है, जहाँ पर ज़्यादातर स्कूल स्टूडेंट्स को ऐसे नॉलेज और स्किल दिए जा रहे हैं जिससे वो डायरेक्टली एक तरीके से जॉब में एंटर कर सके, और जॉब ओरिएंटेड उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है वोकेशनल स्ट्रीम्स के जरिए। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम Rs 151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान टू Rs 43,825 करोड़ इन द 10th प्लान। तो देख सकते हैं कि जो खर्चा किया जाता था सरकार द्वारा फर्स्ट प्लान में, यानी करीब 1950 के अराउंड, उस समय 151 करोड़ रुपए मात्र था एजुकेशन के ऊपर, और बाद में इसे बढ़ा दिया गया 43,000 करोड़ तक, जो कि 10th प्लान में था। 10th प्लान आपका करीब हो गया 2000 ईस्वी के आसपास। और इसके बाद जो एक्सपेंडिचर था एजुकेशन जीडीपी के परसेंटेज के रूप में देखें तो वो 0.64% था इस 1951-52 में, और ये बढ़कर हो गया अराउंड 4% इन 2002। तो देखिए यहाँ पर आपको चार्ट दिया गया है और इसमें लिटरेसी रेट बताया गया है कि 1951 में देखिए कितना था, तो बहुत ही कम था, और 2001 में देख सकते हैं कितना था, तो करीब अराउंड 70% के आसपास हम पहुंच चुके हैं। तो ये ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमें और भी आगे ग्रोथ करना है। और यहाँ पर लेट डिस्कस क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। The literacy rates have increased from 18% in 1951 to 65% in 2001। तो लिटरेसी रेट 18% से 65% तक बढ़ चुका है 2001 में। लिटरेसी इज नॉट ओनली अ राइट, इट इज ऑल्सो नीडेड इफ द सिटीजन आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड एंजॉय देयर राइट प्रॉपरली। हाउएवर अ वास्ट डिफरेंस इज नोटिस अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। Literacy among the males is nearly 50% higher than females, and it is about 50% higher in urban areas as compared to रूरल एरियाज। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है, जो लिटरेसी रेट है वो 18% से बढ़कर 65% हो चुका है। और लिटरेसी केवल एक तरीके का राइट नहीं है, ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि जो सिटीजन है वो अपने ड्यूटीज़ को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें और अपने राइट्स को अच्छी तरीके से इंजॉय कर सकें। लेकिन हम जब लोगों पर ध्यान देते हैं तो हमें बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलता है डिफरेंट सेक्शंस, पॉपुलेशन के डिफरेंट सेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल अगर मेल और फीमेल को कंपेयर करें तो मेल्स जो है वो 50% ज़्यादा एजुकेटेड हैं फीमेल के मुकाबले, और अगर हम अर्बन और रूरल एरियाज़ को कंपेयर करें तो अर्बन एरिया जो है वो 50% ज़्यादा एजुकेटेड हैं रूरल एरियाज़ के मुकाबले। जो लिटरेसी रेट है वो भी वेरी करता है, 96% कुछ डिस्ट्रिक्ट में है केरला के, और कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं मध्य प्रदेश में जहाँ पर 30% भी हमारा लिटरेसी रेट नहीं है। जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल सिस्टम वो एक्सपेंड हो चुका है करीब 5 लाख विलेजेस में इंडिया में, यानी करीब 5 लाख विलेजेस में अब हमारे स्कूल्स अवेलेबल हैं। Unfortunately, this huge expansion of school has been diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates. Sarv Shiksha Abhiyan is a significant step towards providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by तो देखिए ये तो सही है कि इतने सारे गांवों में स्कूल्स खोल दिए गए, लेकिन ये सभी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन लेवल है, क्वालिटी है एजुकेशन का, वो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही कमज़ोर है। और इसके साथ साथ ड्रॉप आउट रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ही स्कूल छोड़ देते हैं। तो इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है ताकि हम एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो काफ़ी अच्छा कर सकें, मजबूत कर सकें जो स्टूडेंट्स के लिए, जो कि 6 से 14 साल के बीच में है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप करके। द लोकल गवर्नमेंट एंड द community for achieving the goal of universalization of elementary education along with it. Bridge crosses and back-to-back school camps have been initiated to increase the enrollment in the elementary education. तो देखिए ये सभी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही हैं स्टेट्स के साथ मिलकर, और जो लोकल गवर्नमेंट है और जो कम्युनिटी है वो भी साथ मिलकर अचीव करना चाह रही है इन गोल्स को, ताकि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो काफ़ी मजबूत किया जा सके। और इसके बाद
Mid-day meal scheme have been implemented to encourage attendance and retention of children and improve their nutritional status. These policies could add to the illiterate population of India. तो देखिए मिड डे मील स्कीम जो है उसको भी काफ़ी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि अटेंडेंस को बढ़ाया जा सके और चिल्ड्रन ड्रॉप आउट ना करें और स्कूल में ही रहें, और ताकि और उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया जा सके। और ये सभी जो पॉलिसीज़ हैं ये एक तरीके से इंडिया के डेवलपमेंट में एक तरीके से मदद कर सकती हैं। द 10th प्लान endeavored to increase the enrollment in higher education of the 18 to 23 years age group from the present 6 to 9% by the end of plan period। तो देखिए जो 10th प्लान है वो एक तरीके से फोकस करता है कि अब जो हायर एजुकेशन है, जो 18 साल से 23 साल के बच्चे हैं उनमें एजुकेशन बढ़ाया जाए 6 से 9% तक। द स्ट्रेटेजी फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, एडॉप्शन ऑफ स्टेट्स स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन। और जो इसके लिए स्ट्रेटेजी अपनाई गई है उसमें एक तरीके से एक्सेस इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन पहुंचाई जा सके, अच्छी एजुकेशन पहुंचाई जा सके और स्टेट के अनुसार उनके करिकुलम को एक तरीके से अपडेट किया जा सके। और इसके साथ साथ वोकेशनलाइजेशन और नेटवर्किंग को भी यूज़ किया जा रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। द प्लान ऑल्सो फोकसेज ऑन डिस्टेंस एजुकेशन। इसके साथ साथ ये प्लान डिस्टेंट एजुकेशन पर भी फोकस करता है। कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंट एंड IT एजुकेशन institution over the past 50 years. There has been a number of significant growth in a number of universities and institutions of higher learning in specified areas. Let us read the table in the तो देखिए यहाँ पर सिंपली बात ये कही जा रही है कि ये जो प्लान है ये फोकस करता है डिस्टेंस एजुकेशन के ऊपर भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन किया जा सके। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं अब हम। यहाँ पर बताया गया कि 1950 में कितने कॉलेजेस थे, कितने यूनिवर्सिटीज़ थे, कितने स्टूडेंट्स थे, कितने टीचर थे, ये सभी आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये है हेल्थ। तो टाइम तो बहुत हो गया, 21 मिनट्स हो चुके हैं, लेकिन इसको 2-3 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। हेल्थ जो है इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ। तो देखिए हेल्थ को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।